हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे चेक बाउंस केस की प्रक्रिया के बारे में। चेक बाउंस केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आते हैं। चेक बाउंस का केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत संस्थगित किया जाता है। जिस भी समय चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुद को भुगतान किए गए रुपए नकद या अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है, तो निर्धारित दिनांक को बैंक में चेक को भुनाने के लिए डालता है। परंतु कुछ कारणों से चेक बाउंस हो जाता है, जैसे बैंक से खाता बंद कर दिया जाना, अकाउंट में पैसा नहीं होना या फिर चेक को खाते में लगने से रोक दिया जाना। जब भी चेक अनादर होता है, तो ऐसे अनादर पर चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास चेक बाउंस का प्रकरण केस दर्ज कराने का अधिकार होता है। चेक बाउंस एक क्रिमिनल केस है। चेक बाउंस का प्रकरण केस एक आपराधिक प्रकरण होता है, जिसकी कार्रवाई एक आपराधिक न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा संपन्न की जाती है। लेन देन के मामले सिविल होते हैं, परंतु चेक बाउंस के प्रकरण को आपराधिक प्रकरण में रखा गया है। लीगल नोटिस चेक बाउंस केस में सबसे पहला काम है लीगल नोटिस भेजने का। चेक बाउंस के प्रकरण की शुरुआत लीगल नोटिस के द्वारा की जाती है। जब चेक बाउंस होता है, तो चेक बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसे अधिवक्ता द्वारा भेजा जाता है। लीगल नोटिस में चेक बाउंस हो जाने के कारण और भुगतान नहीं हो पाने के कारण बताए जाते हैं तथा 15 दिवस के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति से पैसे वापस देने का निवेदन किया जाता है। कोई भी चेक बाउंस के प्रकरण में लीगल नोटिस भेजने की अवधि चेक बाउंस होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर करनी होती है। 30 दिन के बाद लीगल नोटिस भेजा जाता है, तो न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण को संस्थगित किए जाने का अधिकार चेक रखने वाला व्यक्ति खो देता है, जो 15 दिन का समय भुगतान किए जाने के लिए या चेक बाउंस के संबंध में ही मध्यस्थता करने के लिए चेक देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। उस समय के बीत जाने के 30 दिन के भीतर न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज कर दिए जाने का अधिकार चेक प्राप्त करने वाले पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। किसी युक्तियुक्त कारण से न्यायालय इस 30 दिन की अवधि को बढ़ा भी सकता है, लेकिन कारण जेन्युइन होना चाहिए। नोटिस कैसे दें? लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी डाक के माध्यम से भेजा जाता है तथा इससे जो रसीद प्राप्त होती है, वह चेक बाउंस का प्रकरण लगाते समय दस्तावेज का काम करती है। चेक देने वाले व्यक्ति का पता सही होना चाहिए और उसे उसी पते पर लीगल नोटिस दिया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्धारण जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वह बैंक होती है, जिस बैंक में चेक को भुनाने के लिए लगाया गया है और चेक बैंक में अनादर हो गया है, उस थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस चेक बाउंस के प्रकरण को संस्कृत किया जाता है। कोर्ट फीस चेक बाउंस के प्रकरण में कोर्ट फीस महत्वपूर्ण चरण होती है। चेक बाउंस के प्रकरण में फीस के 3 स्तर बताए गए हैं। इन 3 स्तर पर कोर्ट फीस का भुगतान स्टाम्प के माध्यम से किया जाता है। ये 3 स्तर निम्न हैं। 1 लाख राशि तक के चेक के लिए अंकित राशि की 5% कोर्ट फीस देनी होती है। 1 लाख से 5 लाख तक के चेक के लिए राशि 4% देनी होती है और 5 लाख से अधिक राशि के लिए 3% कोर्ट फीस देनी होती है। परिवाद पत्र महत्वपूर्ण होता है। चेक बाउंस के प्रकरण में परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय के नाम से तैयार किया जाता है। इस परिवाद पत्र में भुगतान के संबंध में कुल लेन देन का जो व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार से संबंधित सभी बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान दिया जाता है तथा इस परिवाद पत्र में परिवादी का शपथ पत्र भी होता है, जो शपथ आयुक्त द्वारा रजिस्टर्ड होता है। चेक की मूल प्रति, अनादर रसीद, लीगल नोटिस की प्रति। लीगल नोटिस भेजे जाते समय एक रसीद प्राप्त होती है, जिसे सर्विस स्लिप कहा जाता है, जिसमें लीगल नोटिस भेजे जाने का कारण, दिनांक अंकित होती है। वह स्लिप दस्तावेजों में लगानी होती है। परिवाद पत्र के साथ एनआईए की धारा 145A के तहत शपथ पत्र भी देना होता है। गवाहों की सूची अगर प्रकरण में कोई गवाह है, तो गवाहों की सूची भी डाली जाएगी। प्रकरण रजिस्टर्ड होना
जब सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो केस न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और एक केस नंबर न्यायालय द्वारा अलॉट कर दिया जाता है। समन एनआईए की धारा 144 के तहत प्रकरण के पक्षकारों को न्यायालय द्वारा समन जारी किया जाता है तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेश दिया जाता है। वारंट अगर व्यक्ति समन भेजे जाने पर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। विदित रहे कि यह प्रकरण एक आपराधिक प्रकरण होता है जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा सुना जाता है। इस प्रकरण में आरोपी को बुलाने के लिए वारंट भी किए जाते हैं। यदि आरोपी समन के द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार जमानत या गैर जमानती किसी भी भांति का वारंट आरोपी के नाम से संबंधित थाना क्षेत्र को जारी कर सकेगा। प्रतिपरीक्षण आरोपी जब न्यायालय में उपस्थित होता है तो वह नेगोशिएबल एक्ट की धारा 145(2) का आवेदन देकर न्यायालय से क्रॉस प्रतिपरीक्षण करने का निवेदन करता है तथा न्यायालय द्वारा आरोपी पक्षकार का क्रॉस करने की अनुमति दी जाती है। अवधारणा करना इस प्रकरण में न्यायालय अवधारणा करता है कि चेक देने वाला व्यक्ति दोषी ही होगा, अर्थात उसने चेक दिया है। चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं सही है। जब यहाँ पर आरोपी पक्षकार यह सिद्ध करेगा कि उसके द्वारा कोई चेक नहीं दिया गया है तब यहाँ साबित करने का भार आरोपी पर होता है। समरी ट्रायल एनआईए की धारा 143 के तहत चेक बाउंस का केस एक समरी ट्रायल केस होता है जिसे न्यायालय द्वारा शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाता है। इसमें बचाव पक्ष को बचाव के लिए साक्ष्य का उतना अवसर नहीं होता जैसा कि अवसर सेंसर ट्रायल में होता है। समझौता योग्य यह अपराध समझौता योग्य होता है यदि दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर न्यायालय से इस प्रकरण को खत्म करना चाहते हैं तो समझौता कर दिया जाता है तथा अपराध का शमन हो जाता है। 2018 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन धारा 143(a) है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की है। इस धारा के अंतर्गत परिवादी पक्षकार एक आवेदन के माध्यम से आरोपी से अपने संपूर्ण धनराशि जो चेक में अंकित की गई है उसका 20% हिस्सा न्यायालय द्वारा दिलवाए जाने के लिए निवेदन कर सकता है और न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से आरोपी से ऐसी धनराशि परिवादी को दिलवा सकता है। अंतिम बहस यदि आरोपी प्रकरण में समझौता नहीं करता है और मुकदमा को आगे चलाना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा आरोप तय कर मामले को अंतिम बहस के लिए रख दिया जाता है तथा दोनों पक्षकारों द्वारा आपस में अंतिम बहस होती है। निर्णय अंत में मामला निर्णय पर आता है तथा कोर्ट में प्रकरण में दोष सिद्धि होने पर आरोपी को 2 वर्ष तक का सक्षम कारावास दे सकती है। जमानती अपराध है यह एक जमानती अपराध है जिसमें यदि आरोपी की दोष सिद्धि हो जाती है और उसे न्यायालय द्वारा कारावास कर दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में वह ऊपर के न्यायालय में अपील कर जमानत ले सकता है। इस अपराध में किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।